उधर ऑल्टरनेटिंग करंट आपने खाली रजिस्टर से पास करके देख लिया, खाली इंडक्टर से, खाली कैपेसिटर से, और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट को आपने एलआर सर्किट के थ्रू और फिर सीआर सर्किट के थ्रू पास कराया। एलसी सर्किट को हम अलग से स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो आज हमने स्टडी करना है ऑल्टरनेटिंग करंट व्हेन पासिंग थ्रू द एलसीआर सर्किट इन व्हिच ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, इन तीनों को आपने सीरीज में लगाया और यहां से सोर्स ऑफ एसी इनके साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहां से करंट आया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अब सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा, सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर आएगा सपोज VL, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर VC, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर इज R एट एनी टाइम T। क्योंकि आप जानते हो करंट जो है ये ऑल्टरनेटिंग है, तो हर बार या हर एक फुल साइकिल में 2 बारी अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज करेगा। तो हम कोई एक ऐसा टाइम लेते हैं जिसमें सपोज पोलैरिटी इस ढंग से करंट के मूव कर रही है सर्किट के। तो VR एट टाइम t क्या होगा पुत्र, जैसा हमें पता है बोथ शुड बी इन सेम फेज, यानी कि पोटेंशियल एंड करंट शुड बी इन सेम फेज। तो यानी कि रेजिस्टेंस के थ्रू फॉर्मूला आएगा V नॉट साइन ओमेगा इनटू t। उसके बाद पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, आपको पता है करंट जो है वो इंडक्टर के केस में लैग करता है बाय 90 डिग्री, करंट लैग बिहाइंड द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला V नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, यानी कि करंट अगर साइन ओमेगा t है तो पोटेंशियल जो है वो इस करंट से पाई बाय 2 फेज आगे है, तो वो मैंने आगे कर दिया। चाहे अब ये कह लीजिए करंट अब इस पोटेंशियल से पाई बाय 2 पीछे है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट C इन टाइम t इज V नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे अब जो करंट है वो लीड कर जाता है टू द पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसीलिए रब नहीं की ताकि आपको पुरानी इंफॉर्मेशन याद रहे। उसके बाद आता है पुत्र फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हमने क्या किया था जी, जिस डायरेक्शन में करंट लिया था उसी डायरेक्शन में हमने पोटेंशियल की वैल्यू ली थी। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यूज आती हैं ये आती हैं इनकी पीक वैल्यूज या RMS वैल्यूज। पोटेंशियल एट टाइम t आप इस ढंग से शो नहीं कर सकते, ये आती हैं पीक वैल्यूज। क्लियर हो गया पुत्र। तो यहाँ पे ये सारी पीक वैल्यूज है, V नॉट एट R, V नॉट एट L एंड V नॉट फॉर C, ठीक है जी। अब इस फेजर डायग्राम की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे V नॉट की वैल्यू, V नॉट की वैल्यू फॉर LCR सर्किट। तो इसके 3 केस बनेंगे। एक केस में पोटेंशियल एट इंडक्टर ज्यादा होगा कैपेसिटर से, एक केस में दोनों सेम होंगे, एक केस में पोटेंशियल एट C ज्यादा होगा आपके इंडक्टर से। क्लियर हो गया जी। ओके, अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज हमने केस लिया व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, जब आपका पोटेंशियल इन इंडक्टर जो है वो कैपेसिटर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो कैसे फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL। और मैंने बताया I तो कांस्टेंट, तो डेफिनेटली इसका XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा इंडक्टिव कैपेसिटेंस से। तो ये दोनों केस हमने यहाँ पे लिए और इनको सॉल्व किया और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी केस पे हैं। तो अब आपको पता है इस केस के अंदर जो फॉर्मूला है ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। असलियत में यहाँ पे SHM हो रहा होता है और आप SHM वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी करने के लिए आप इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कीजिए। तो L और C ऑपोजिट डायरेक्शन में है और L की वैल्यू ज्यादा है, पीक वैल्यू पोटेंशियल की, तो हम वैल्यू लिखेंगे VL माइनस VC, ठीक है। और आपने ग्राफ ड्रॉ करना है विद V नॉट ऑफ R। तो अब यहाँ पे आप देखिए पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं, तो ये बन गया आपका V नॉट वैल्यू फॉर अ सर्किट, फॉर LCR सर्किट, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया और यहां से V नॉट R से या करंट से अभी भी ये जो V नॉट वैल्यू है वो कितना आगे है, फाई एंगल आगे है। कितना आगे है, फाई, ठीक है। ये फेज आगे है V नॉट वैल्यू I नॉट से। क्लियर होगी वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे V नॉट स्क्वायर यानी कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर रूट। यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है बिटवीन V नॉट एंड V नॉट L माइनस V नॉट C। तो cos 90 गायब हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू रहेगी V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर। अब पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ करंट जो है, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा, I नॉट इंटू R। तो वो वैल्यू पुट करी I नॉट इंटू R का स्क्वायर प्लस I नॉट इंटू XL माइनस I नॉट इंटू XC का होल स्क्वायर। अब I नॉट कॉमन लिए बाहर और I नॉट स्क्वायर आ गया, I नॉट स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो I नॉट वो बाहर आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यू बच गई अंदर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को ये इक्वेशन ऐसी पसंद नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद द रेजिस्टेंस सर्किट, तो V नॉट शुड इक्वल टू I नॉट इंटू समथिंग विच हैज सेम वैल्यू एज रेजिस्टेंस इन द रजिस्टर। तो यहाँ पे आपको याद होगा इसको हमने लिखा था इम्पीडेंस। तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर
LCR का जो इंपीडेंस है उसको हमने Z से डिनोट किया। सो दिस इज द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो वैल्यू आ गई V0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z। तो Z क्या है पुत्र? इंपीडेंस। Z की वैल्यू होगी जी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरी टर्म जो है आपकी ये क्या बन जाती है? आपकी इंपीडेंस। तभी आएगा ना वैल्यू V0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपने क्लियर कर देख लिया कि ये सर्किट जो है वो अभी भी किस तरीके से बिहेव कर रहा है? एज अ इंडक्टर, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल जो है वो करंट से आगे है, यानी कि करंट अभी भी पीछे है, करंट अभी भी लैग कर रहा है ना। तो इसका अगर आपको वैल्यू लिखना है, पोटेंशियल एट टाइम t फॉर सर्किट इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो फाइव क्या है? आप यहां से tan फाइव की वैल्यू भी पुत्र कैलकुलेट कर सकते हो। tan फाइव इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसे आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे ही आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बिटवीन XL एंड XC। ठीक है, तो उस हिसाब से आएगा जी, क्या फार्मूला था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको रटे होने चाहिए और समझ में आए होने चाहिए। सो दीज आर द फर्स्ट केस। तो मतलब सेकंड केस, इस बार आप पोटेंशियल एट C की वैल्यू ज्यादा मान लीजिए फॉर एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट L। यानी कि हम यहां पे केस को स्टडी कर सकते हैं कि जिस समय आप इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा मान रहे हो, उस समय सर्किट एक्चुअली एक्ट करेगा सिर्फ कैपेसिटेंस की तरह, और पिछले केस में इंडक्टेंस की तरह किया था। कैसे? वो देखिए। सपोज अगेन फेजर डायग्राम I0 के साथ V0 वाला, इससे 90 डिग्री आगे V0 L वाला, इससे 90 डिग्री पीछे V0 C वाला, है ना? नॉर्मल केस वही वाला, यही वाले तीनों केस। ठीक है, मतलब उसके बाद अब हमने VC की वैल्यू मतलब पोटेंशियल एट C की वैल्यू ज्यादा रखी है। ठीक है जी। तो पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट L आएगा इस बार, यानी कि वेक्टर नीचे को आएगा, नेट वेक्टर नीचे को आएगा। अब इस वेक्टर और V0 R के बीच में अगर आप रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो V0 अब नीचे आ रहा है, ध्यान रखिए नीचे आ रहा है, यानी कि करंट से कुछ नीचे आ रहा है, पीछे रह गया इस बार आपका पोटेंशियल। यानी कि क्या कह सकते हैं हम? करंट लीड कर गया बाय फाई एंगल। तो यही था, करंट जब लीड कर जाता है बाय समथिंग एंगल तो वो कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। पिछले केस के अंदर करंट लैग कर रहा था बिहाइंड द पोटेंशियल बाय फाई एंगल, तो वहां पे वो इंडक्टर था। कोई बात। अब आ जाइए यहाँ पे पुत्र नॉर्मल। सो V0 स्क्वायर इज इक्वल टू V0 इंटू R का स्क्वायर प्लस V0 C माइनस V0 L का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए यहाँ पे आप VL, आपकी बुक्स में VL आगे रखा हुआ है, V0 पीछे रखा हुआ है, तो वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर माइनस आएगा भी तो उसका मॉडल लेंगे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। तो V0 का फॉर्मूला I0 इंटू XC माइनस I0 इंटू XL और I0 इंटू R का स्क्वायर। नॉर्मल जो मैंने एक स्टेप खा लिया, I0 स्क्वायर कॉमन लेके I0 बाहर आ गया, अंदर आएगा जी R0 स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर V0। ठीक है पुत्र। अब इसको कंपेयर करना है अगेन विद इंपीडेंस। तो V0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z। तो इस सबसे Z का फॉर्मूला क्या आ गया पुत्र? R0 स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसका भी अगर आप फेजर डायग्राम से देखना चाहो तो जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है उस डायरेक्शन में रेजिस्टर, और जिस डायरेक्शन में V0 C माइनस V0 L है उस डायरेक्शन में XC माइनस XL, और ये रहा आपका इंपीडेंस Z, जो कि क्या कहता है? मैं पीछे रह रहा हूं बाय फाई एंगल। ठीक है मतलब, तो Z इज इक्वल टू R0 स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस वेक्टर को यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा उत्तर। तो ये जो ट्राइंगल बना, ये जो मैंने गंदा गंदा कर दिया, इस ट्राइंगल को आ जाता है इंपीडेंस ट्राइंगल। इंपीडेंस ट्राइंगल है ना। तो इंपीडेंस ट्राइंगल की मदद से आप Z की वैल्यू निकाल सकते हो पुत्र। तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XC का होल स्क्वायर। बात खत्म। उसके बाद पोटेंशियल एट T लिखना है फॉर LCR सर्किट इन विच पोटेंशियल एट कैपेसिटेंस इज मोर देन दैट ऑफ पोटेंशियल एट इंडक्टर एट एनी टाइम T। तो वो लिखेंगे पुत्र VT इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T माइनस 5, क्योंकि V0 की वैल्यू आप देखिए अभी भी यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो करंट से पीछे रह रहा है बाय फाई एंगल। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो सर्किट है एक्ट करेगा एज अ प्योर कैपेसिटर, नॉट एज अ प्योर कैपेसिटर, एज अ डोमिनेटिंग कैपेसिटर। डोमिनेटिंग सर्किट है, प्योर नहीं है। tan फाई निकालना है तो सर XC माइनस XL बाय R। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी हैव अवर सेकंड केस। तो उधर केस 3, अगर बाय द वे पोटेंशियल एट इंडक्टर और पोटेंशियल एट कैपेसिटर सेम हो जाए, यानी कि हम ये कह सकते हैं XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए,
तब ये सर्किट एक्ट करेगा एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल होगा सर्किट का वो किस डायरेक्शन में होगा, ओनली अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है, जिसकी वजह से एक्ट कर रहा है एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन आर, और यहाँ पे आर जो है वो जेड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाइए तो सेम कंडीशन आ जाएगी। अब उधर अगला जो टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे पावर इन एसी सर्किट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट। सर्किट आपके सामने अभी तक आप कितने सर्किट पढ़ चुके हो, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसी अभी करना है और एक एलसीआर सर्किट, यानी कि लगभग 7 सर्किट हो गए, ठीक है, 7 में से एक हमारा बचा हुआ है। तो पावर इन एसी जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पावर इन डायरेक्ट करंट वाला कंसेप्ट देखते हैं। आप सबने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फॉर्मूला स्टडी किया था, P = V × I, वर्क डन अपॉन टाइम से आपने ये फॉर्मूला लगाया था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन चार्ज, इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला लगाया था, ठीक है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वो फॉर्मूला लगाया V × I आया। लेकिन एसी के अंदर कमाल की बात ये है कि पोटेंशियल और करंट दोनों वेरी करते हैं विद टाइम, दोनों वेरी करते हैं। तो यानी कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे पावर at any time t is equal to potential at any time t into current at any time t, यानी कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर। फॉर्मूला लगाते हैं v का v नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अब करंट जो है वो I नॉट साइन ओमेगा टी। आगे मैंने सपोज कोई भी एंगल लिया, कोई भी फेज, फाई पिछले वाला कंसेप्ट नहीं है, फाई कोई भी फेज, ठीक है जी। तो कोई भी थीटा रख लो, फाई रख लो, कुछ भी रख लो, बुक्स में फाई रखा तो हम फाई रख रहे हैं। फाई यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है। प्योर रेजिस्टर का केस होगा तो फाई 0 हो जाएगा, प्योर इंडक्टर का केस होगा तो फाई करंट पीछे रहता है माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, इंडक्टर होगा तो प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, सोन सोन सोन। तो अब ये प्लस है, माइनस है, फाई की वैल्यू क्या है, या कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सर्किट पे। हम एक केस ले लेते हैं जिस समय ओमेगा टी प्लस फाई है, लेट्स सपोज ओमेगा टी प्लस फाई है। तो अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू पता लग जाएगी। टाइम की वैल्यू बताइए, ओमेगा की बताइए, वी नॉट, आई नॉट और फाई की वैल्यू बताइए, हम पावर निकाल देंगे इंस्टेंटेनियसली। बट हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज पावर फॉर अ 1 कंप्लीट साइकिल, फॉर 1। तो पुत्र अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पावर फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। ध्यान से सुनिए, पावर एवरेज टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे पावर डिपेंड करते तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। लगाओगे तो यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन मैं सिंपल ढंग से करा रहा हूं। लेट्स सपोज P एवरेज इज इक्वल टू, इस P का एवरेज लेना है पुत्र, इस P का एवरेज लेना है, तो मैंने लिख दिया V नॉट साइन ओमेगा टी डॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई का एवरेज। अब V नॉट और I नॉट को साइड में लाया, साइन ओमेगा टी को साथ लेके गए, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख दिया। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाई में साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाया, जिसका फॉर्मूला कहती है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। चेप दिया, लिख दिया। उसके बाद ये साइन ओमेगा टी को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, एक आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई और एक आया कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और साइन फाई, जो था वैसे का वैसा लिख दिया। अब आपको याद है जो मैंने एक बात बोली थी आपको कि अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना तो वो 1/2 होगा, अगर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकालना तो वो 0 होगा। तो सर जहां जहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिख रहा है वहां पे 1/2 लगा दिया, जहां कॉस ओमेगा टी, जहां साइन ओमेगा टी है वहां पे 0 लगा दिया, 0 लगा दिया। सर जी कॉस फाई और साइन फाई की एवरेज की वैल्यू अभी हमने चेंज नहीं की, वो ऐसे लिखी। रीजन क्योंकि फाई जो है वो एक कांस्टेंट है, फाई जो है वो एक कांस्टेंट है, जिसकी वजह से एवरेज ऑफ साइन फाई रहेगा। इसका एग्जांपल है, अगर आपको 10 बारी 10 रुपए दिए जाएं और कहा एवरेज कितना दिया तो 10 रुपए दिए सर, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करके डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 10 नहीं आएगा। तो वही है V नॉट, I नॉट, कॉस फाई, साइन फाई, दे ऑल आर द कांस्टेंट्स। तो इनका एवरेज V नॉट का कांस्टेंट, सॉरी V नॉट कांस्टेंट का एवरेज, V नॉट, I नॉट का I नॉट, कॉस फाई का कॉस फाई, सर ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो वैल्यू आ गई थी V नॉट, I नॉट इंटू हाफ इंटू कॉस फाई। अब 1/2 को √2 लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसको RMS के टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो यहां से क्लियर हो गया जी, पावर एवरेज is equal to VRMS into IRMS into cos phi. Now what is this cos phi? This is your power factor, power factor। तो अब अगर न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले से क्या पता लगता है कि अगर न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल और करंट के बारे में नहीं बताया तो वहां पे समझ लेना वो उनकी RMS वैल्यूज गिवन होंगी, RMS वैल्यूज गिवन होंगी। अगर कुछ लिखा है
पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो वो होगी। अगर कुछ नहीं लिखा है और डायरेक्ट पोटेंशियल और करंट के बारे में बोल रहे हैं तो वो आरएमएस है। लेकिन अगर पावर के बारे में बोल रहे हैं तो वो उसकी एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू गिवन होगी, अगर बाय द वे कुछ भी और नहीं लिखा है। यहां तक समझ में आया? पावर इंस्टेंटेनियस ऐसे, पावर एवरेज ऐसे, मेरी बात समझ में आ गई पुत्र? सो P इज इक्वल टू पावर एवरेज फॉर एनी टाइप ऑफ सर्किट, LCR VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, सर्किट्स को देख लीजिए। प्योर रजिस्टर था तो फाई की वैल्यू 0 थी, cos 0 1 हो गया, तो वैल्यू सेम आ जाती है। I और V के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, प्योर इंडक्टर, जब प्योर इंडक्टर था तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री थी, cos 90 0। चलो, प्योर कैपेसिटर π/2 अगेन 90 डिग्री, यानी कि, है ना, ये आपने याद रखने हैं सर्किट जो पहले पढ़े हैं। तो अगेन इसकी वैल्यू 0, पावर फैक्टर की वैल्यू 0। अगर RL सर्किट है, RL सर्किट है, तब उस केस के अंदर आपके फाई का वैल्यू समथिंग कुछ गिवन होगा, फाई ऐसे निकाला था आपने अभी, है ना, फेजर डायग्राम से। तो cos फाई होगा, और cos फाई का फॉर्मूला R/Z, Z की वैल्यू यहां से आप पुट करके निकालते हैं। ठीक है जी, क्या होगी? R² प्लस XL का स्क्वायर अंडर द रूट। अच्छा, वेरी गुड। RC होगा तो सर ये रहा R और ये रहा C। फाई की वैल्यू फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी ना, तो पावर फैक्टर क्या आएगा? cos फाई। कैसे निकालेंगे सर? R और XC, ये XC है, ठीक है जी, इसका इंपीडेंस Z था, याद कीजिए। तो फॉर्मूला R/Z, और यहाँ पे भी Z का जो इंपीडेंस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा जी R² प्लस XC का स्क्वायर। आप जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट। आप फॉर्मूला लगाते रहिए और सारी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट करते हैं।